आज अपन यहाँ आरएस का जो चतुर्थ प्रश्न पत्र होता है उसमें हिंदी का जो भाग है और हिंदी में भी जो तीसरा भाग है, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया कि हिंदी का आपका 3 भागों में पाठ्यक्रम बटा हुआ है। पहला भाग है वह व्याकरणात्मक है पूरा, दूसरा भाग है वह लेखन पर आधारित है जिसमें पत्र लेखन है, पल्लवन है, संक्षिप्तीकरण है इत्यादि। और आपका जो भाग तीसरा है सहभाग जिसे कहते हैं वह आपका निबंध लेखन से जुड़ा हुआ है। आपको 3 या 4 जो भी 5 भी आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, उनमें से एक निबंध करना है 20 नंबर का। तो यहां आज हम चर्चा करेंगे इस क्लास में कि निबंध लेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम निबंध लिखें तो किन किन बातों का आप ध्यान रखें, केवल इस विषय पर चर्चा करेंगे। फिर जैसे जैसे आगे की क्लासें आपकी आती जाएंगी, हमारे यहाँ लक्ष्य आरएस में जो है रेगुलर आपकी क्लासें चल रही हैं, ऑनलाइन भी चल रही हैं, ऑफलाइन भी चल रही है। जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे, चाहे ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, तो आपको दोनों ही प्रकार की क्लास में विस्तार से आपको प्रत्येक विषय पर ये आपको जानकारी मिलेगी कि भाई कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ें और कम जो है मेहनत के द्वारा भी अच्छे अंक जो है प्राप्त करें, ये आपको जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ आज निबंध के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो निबंध में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से विषयों का ध्यान रखना है, ये आपको जो है विशेष रूप से बताया जाएगा। सबसे पहली जो बात है आपके निबंध लिखने की, देखो थोड़ा सा आपके लिए निबंध में केवल 250 शब्द ही आपको दिए जाते हैं। अब कोई भी अच्छा निबंध है वो 250 शब्दों में आपको जो है बड़ा मुश्किल से लिखा जा पाता है। मिनिमम आपके 500 शब्द तो होने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। पहली बात यह है कि जब आप निबंध लिखें तो निबंध लेखन में आप क्या करें कि 250 है तो कोई बात नहीं, इसको 350 शब्द तक लिख सकते हैं, आराम से आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, आपको गिनने की आवश्यकता नहीं है। कई छात्र क्या करते हैं कि आपको जो है गिनने लग जाते हैं कि हम शब्द गिने। चाहे आप कक्षा में अभ्यास कर रहे हैं, चाहे आप घर पर बैठकर अभ्यास कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ही शब्दों को गिनने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं विस्तार से क्लास चलेगी निबंध की, अभी हमारी वैसे कक्षा में वे भाग चल रहा है, पत्र लेखन वगैरह चल रहा है, पल्लवन वगैरह चल रहा है, ठीक है ना, उसके बारे में भी मैं आपको अलग से भी वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। तो ऐसे ही आपको आज निबंध की बात कर रहे हैं, तो निबंध में पहली बात यह है कि आपको शब्द संख्या गिननी ही नहीं है, बिल्कुल गिननी नहीं है। हाँ, आप ये बात आप रख सकते हैं। कई छात्रों के मन में शंका होती है कि सर 250 शब्द के बाद कॉपी जांचने वाले जो है क्या है उसको पढ़ेंगे ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर फिर भी आपके मन में कुछ ऐसी शंका पैदा होती है तो आप उस निबंध में जो अच्छी बातें हैं, अच्छी जो सामग्री है, उसको कोशिश करें पहले लिख दें। चाहे वो अच्छे डाटा हो आपके, चाहे भाव अच्छे हो, या आपको कोई उदाहरण अच्छा याद आ रहा है तो आप क्या करें, उसको सबसे पहले लिखें। जैसे आप जो है अच्छे उदाहरण कथन, कोई कथन हो आपके पास, कोई कविता हो, कोई आपके सूक्ति हो साहित्यिक, अब इसको आदि लगा लो, आदि को पहले लिखें, ठीक है ना। और ये सारी जो सूक्ति आदि है इसको प्रसंगानुसार लिखें। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। सूक्ति आदि जो भी लिखें, कविता वगैरह कोई भी लिखें, उसको आप प्रसंगानुसार लिखें, जितना हो प्रसंग के अनुसार, प्रसंगानुसार लिखें। कई बार छोटी छोटी क्या गलती हो जाती है, अध्यापक भी ऐसा बता देते हैं, हम भी बता देते हैं, छोटी कक्षाओं में तो ये चीजें चल जाती है कि आप मान लो महिला सशक्तिकरण का कोई निबंध लिख रहे हैं। अब आप सशक्तिकरण के निबंध में और आप लिख रहे हैं अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, बताइए। ठीक है, ये अच्छा है, महिला का है,
इसमें महिला की भावनाएं हैं। लेकिन जिस जगह पर आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला की ताकत की बात कर रहे हैं, महिला की समृद्धि की बात कर रहे हैं, योग्यता की बात कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो कोशिश करें आप ऐसा ही कुछ कोई क्या है ना, जैसे कोई झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई जैसा कोई उदाहरण दे। चमक उठी सन 57 में, बह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, ऐसा कोई उदाहरण दे, क्योंकि आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। अगर माना कि आप महिला की कोई ऐसी कोई उसके प्रति जो समाज में उपेक्षा का भाव है, समाज में जो उसके प्रति अत्याचार है, उससे जुड़ा हुआ यदि कोई निबंध लिख रहे हैं, जैसे माना कि महिला उत्पीड़न आप लिख रहे हैं या कोई दहेज प्रथा आदि लिख रहे हैं, जहां महिला के प्रति जो समाज ने हीन भावना दर्शाई, ऐसी जगह पर आप वो लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। संस्कृत की कोई अच्छी सूक्ति आती है तो वो भी लिख सकते हैं, नारिया यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ठीक है ना। तो ये चीज आप सब जगह लिख सकते हैं। संस्कृत की सूक्ति एक कॉमन है, क्योंकि इसमें हीनता, ताकत ऐसा कोई भाव नहीं है, इसमें सिर्फ एक कॉमन सा भाव है कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं, वहां सुख शांति रहती है। तो ये आपका कॉमन है, इसको बीच में, अंत में, कहीं भी आप प्रारंभ में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये मनु जी, ये सब आपको लिखाए जाएंगे जब अपन निबंध चलेंगे, जब आपको ये लिखाए जाएंगे। आपको सूक्तियां मैं प्रारंभ में लिखाऊंगा, बीच में लिखाऊंगा, अंत में लिखाऊंगा, फिर अतिरिक्त भी लिखाऊंगा, ये सब बातें आपको बताई जाएंगी। तो हमारा दूसरा ये चल रहा है कि जो हम अच्छे कोई कथन है, कोई सूक्ति है, उसको हम क्या है, प्रसंगानुसार लिखें, जैसा प्रसंग है, और कोशिश करें एक तो निबंध के प्रारंभ में लिख दें, शुरुआत में ही लिख दें। आप मान लो हमने नारी सशक्तिकरण के बारे में बात की, ठीक है ना, तो हम पहले ही कोई एक लिख दें, चाहे वो चमक उठी सन 57 वाली आप लिख दीजिए या कोई दूसरा लिख दीजिए, ठीक है ना। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, सही बात है। तो आप ऐसा कुछ बहादुरी का, ऐसा कोई जिसमें शक्ति का प्रदर्शन हो, ऐसा जिसमें संदेश हो कि हे नारी तू उठ खड़ी हो जा, कंधे से कंधा मिला करके और देश को आगे बढ़ा दे, समाज को आगे बढ़ा दे। तो ऐसी कुछ जहां उत्साह, जोश, ऐसी कोई भावनाओं से जुड़ा हुआ निबंध लिख रहे हैं तो वैसे ही आप लिखें, ठीक है। कोई भी निबंध हो, जरूर नहीं है, हमने नारी पे बात की, राजस्थान का हम कोई लिख रहे हैं तो राजस्थान का जो हमारे यहाँ की कोई वीरता है, राजस्थान का शौर्य है, राजस्थान का जो है संस्कृति है, यहाँ का जो है कोई और हमारे विशेषकर कोई जो भी यहाँ का खनिज है, जो भी जैसा भी हम लिख रहे हैं उसकी तारीफ लिखे आप, है। धरती धोरारी, बताओ, इने तो देव रमन ने आवे, ई तो सुरगा ने शर्मावे, धरती धोरा। अगर यहाँ की संस्कृति लिख रहे हैं, पधारो महारा केसरिया बालम, पधारो महारा है देश, तो इस प्रकार की आप भावना लिखे। कोई अतिथियों से जुड़ी हुई लिख रहे हैं, जैसे हमारे पर्यटन लिख रहे हो तो पधारो महारा बालम देश, केसरिया पधारो महारा बालम, ये वाला लिखो आप, अल्लाह जिलाबाई का। तो आप जो है जैसा प्रसंग हो, है ना, जिस प्रकार के उसमें भाव हो, तो उससे ऐसा नहीं कहते भाई, लेकिन मिलता जुलता आप कम से कम उससे मिलता जुलता जो उदाहरण है वो आप उसमें प्रस्तुत करें। एकदम क्लियर हो गया। अगली बात ये होती है कि जब हम निबंध लिखें तो निबंध के क्या है, 3 भाग होते हैं, उनको नाम नहीं लिखना है। निबंध के 3 भाग हैं, है ना, जैसे पत्रों के 3 भाग हैं। जिसे हम पहला भाग कहते हैं उसे कहते हैं हम प्रस्तावना। जब आप प्रस्तावना लिखते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, जो निबंध लिखते हैं उसका परिचय लिख दीजिए और लगभग 2 पैराग्राफ तो आप लिख दीजिए, 2 अनुच्छेद। पैराग्राफ को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। आप क्या कर दीजिए, इसमें आप अपने 2 पैराग्राफ तो आप लिख ही दीजिए, परिचय दे दीजिए। नारी क्या है, हम नारी सशक्तिकरण लिख रहे हैं, अभी बात की हमने, तो नारी हमारी पहले क्या थी, ठीक है, हमारी नारी अब क्या है, नारी को किस रूप में देखते हैं, पहले किस रूप में देखते थे, वर्तमान में किस रूप में देख रहे हैं, मध्यकाल में किस रूप में देखते थे। तो आप 2 पैराग्राफ में नारी के प्रति अच्छे विचार, सकारात्मक विचार आप लिख दीजिए। उसके बाद आपका दूसरा आता है, इसका मध्य भाग आता है। मध्य भाग जो होता है ये आपका विवरण होता है। इसमें आराम से 3-4 पैराग्राफ खूब बना दीजिए, आप 4 पैराग्राफ बना दीजिए, कितने ही बना दीजिए, इसमें छोटे छोटे बनाओ तो 5 बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 जितने आप बनाना चाहते हो आराम से इसमें सारे गुण दोष लिख दीजिए। ये पॉइंट आपको लिखने नहीं है, याद रखना। ये जो आपके प्रस्तावना है, ये मध्य भाग है, ठीक है, ये आपको लिखने नहीं है, ठीक है। मध्य भाग को यहां लिख सकते हैं अपन, ये आपको लिखने नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना है, आपको ये लिखने नहीं है। इसका जो मध्य भाग है, ठीक है ना, मध्य भाग में विवरण होता है, ऐसे आपको ये पॉइंट नहीं लिखने हैं, केवल ये समझाने के लिए है, ये लिखने नहीं है, परीक्षा में नहीं लिखने, ये परीक्षा में लिखने नहीं है। कहीं कोई लिख दे आपको, परीक्षा में नहीं लिखने ये बिंदु, ये वैसे पैराग्राफ लिखने हैं,
परीक्षा में नहीं लिखने, ये प्रस्तावना, मध्य भाग, ये परीक्षा में नहीं लिखने, ठीक है ना। ये केवल आपको क्या करने हैं, ये केवल पैराग्राफ बनाने हैं, बिंदु नहीं लिखने। प्रस्तावना ये छोटी कक्षा में लिखते थे 8वीं 10वीं में, तो इनको आपको नहीं लिखना है। अगर लिखेंगे तो थोड़ा सा इससे क्या है हमारे, ठीक है ना, नंबर कटने की संभावना रहती है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमारे जो है, ठीक है ना, निबंध के 3 भाग है। आपके प्रस्तावना है, आपका दूसरा मध्य भाग है, और तीसरा जो है इसको बोलते हैं हम उपसंहार। उपसंहार, हम जैसे नारी के बारे में अभी बात कर रहे थे, तो नारी के बारे में हमने सशक्तिकरण पे बात की, या जो भी हमने कोई उत्पीड़न के बारे में बात की, तो हम क्या है मध्य भाग में आराम से लिखिए कि हमारी जो नारी है वो पहले भी सशक्त थी, लेकिन हमारे जब मध्यकाल आया तो थोड़ा सा हमारे कुरीतियां पनप गई। मध्यकाल में हमारे विदेशी जो आक्रांत आया, विदेशी सभ्यताएं आई, उनके कारण हमारे यहाँ क्या कुछ कुरीतियां पनप गई। बाल विवाह है, ठीक है ना, विधवाओं की जो स्थिति है, हमारे दुनिया भर की ऐसी चीजें जो है, पर्दा प्रथा है, सती प्रथा, कुछ हमारे कुरीतियां पनप गई। बस थोड़ा सा लिखना है, नेगेटिव कम लिखना है। पुनः जब हमारे अंग्रेज आए, हमारे देश आजादी की ओर बढ़ा, तो धीरे धीरे अंग्रेजों के समय में हमारे कुछ धर्म और सांप्रदायिक संस्थाएं आगे आई, ठीक है। राजा राम मोहन राय जैसे हमारे विद्वान आए, आर्य संस्कृति के समर्थक आए, ठीक है ना, विदेशी महिला भी आई, एनी विसेंट आई, अंग्रेज आए, तो इन्होंने वापस महिलाओं पर ध्यान दिया, महिला शिक्षा पर ध्यान दिया। इन बातों को आप लिखें। पुनः हमारा नारी सशक्तिकरण का विचार आया है, न केवल भारतीय बल्कि विदेशों के मन में विचार आया है, नारी के प्रति उनकी सकारात्मक सोच जागी, और उन्होंने तरह तरह के हमारे यहाँ क्या है एक्ट बनाना शुरू कर दिया, और तभी से नारी शक्ति फिर जागे। बीच बीच में खूब उदाहरण दे दीजिए, मध्यकाल का दे दीजिए, हमारे प्राचीन काल का दे दीजिए, और आधुनिक काल का दे दीजिए। पहले हमारे केकई थी, दशरथ के साथ युद्ध करने जाती थी, लोपा मुद्रा आदि, हमारे गार्गी मैत्री, ऐसी विदुषी महिलाएं जिन्होंने विद्वानों से लोहा लिया, शास्त्रार्थ किया। स्वयंवर प्रथा अपने आप एक नारी सशक्तिकरण है। वैदिक काल में स्वयंवर प्रथा थी, नारी को अधिकार था कि वो चाहे जैसा वर अपने मर्जी से जो है चयन करे। तो ये बहुत नारी सशक्तिकरण के बहुत बारीक और बहुत उत्तम उत्तम उदाहरण है। तो ऐसे इसको एक अंदर महसूस करना है कि नारी के बारे में हम क्या जानते हैं। उसके बाद तथ्य तो खैर अपन यहाँ प्रस्तुत करेंगे ही, ठीक है ना। आप जो आपके शास्त्रीय जो विचार है उस पर तो चर्चा करेंगे ही। अभी लोक व्यवहार से आप उसको सोचें कि नारी के बारे में हम कैसा सोचते हैं। फिर हम आधुनिक नारी लिखिए आप, है जब हमारा देश आजाद हो गया, अंग्रेजों ने काफी एक्ट बना दिए, देश आजाद हुआ, तो हमारे नारी को आरक्षण जैसी सुविधा, राजनीति में सुविधा है, हमारे विज्ञान में सुविधा, हमारे जो है पढ़ाई लिखाई में, अधिकारी वर्ग में सुविधा, हर फील्ड में जो है। अब आपके वर्तमान में सेना में भी जो है नारी आ गई, हर क्षेत्र में नारी, खेल कूद में नारी आ गई। तो एक एक नाम लिख दीजिए आप। अंतरिक्ष में कल्पना चावला है, आप बिल्कुल अच्छे से लिखिए, ठीक है ना। नारी ने इस फील्ड में भी अपने जो है क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया है। आराम से सहज रूप से भाषा लिखे। ऐसा भी नहीं है निबंध में कि बहुत ज्यादा साहित्यिक भाषा लिखे, बहुत ज्यादा चटपटी भाषा लिखे, या बहुत ज्यादा कोई मुहावरे, लोकोक्ति, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हल्का फुल्का आपको लगता है कहीं सहज रूप से प्रयोग हो रहा है तो कीजिए। बाकी मैं पहले ही बता चुका हूँ, पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि कोई भी हमारा लेखन का कार्य हो तो हमारी भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। कभी भी कठिन, विशेष साहित्यिक भाषा, विशेष मुहावरे, चटपटी भाषा का प्रयोग ना करें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब आप उपसंहार लिखें तो इसमें क्या है, आप थोड़े से आपके सुझाव लिख दें। सुझाव का मतलब कह सकते हैं व्यक्तिगत भाव लिखें। आपको ये उपसंहार सब तो लिखना ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें आप व्यक्तिगत आपके विचार लिख सकते हैं, ठीक है ना। व्यक्तिगत विचार लिखें इसमें, और इसमें जो है आप क्या करें, 2 पैराग्राफ आराम से लिख दें, इसमें 2 अनुच्छेद लिख दें। तो इस प्रकार से, ठीक है ना, आप 2 अनुच्छेद लिख दें। जैसे हम नारी के बारे में कह रहे हैं, अगर हम वास्तव में अपने सुझाव लिखिए कि यदि हम वास्तव में जो है नारी का सशक्तिकरण चाहते हैं, तो जिस प्रकार हमारे कानून ने तरह तरह की सुविधाएं दी है, महिला आरक्षण विधेयक हमारे यहाँ पारित हुआ है, और दुनिया भर के जो है शिक्षा, राजनीति में आरक्षण, इसमें आरक्षण, ये सब, इसके साथ साथ हमारे जो पुरुष हैं, इन पुरुषों को भी जो है अपनी विचारधारा, जो हमारे समाज की विचारधारा, हमारे जो धर्म और संस्कृति में कुछ हमारी कुरीतियां हैं, उनको हमें जड़ से समाप्त करना होगा। इसके लिए हमें, ठीक है ना, पूरे समाज को अपनी विचारधारा में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। इसके लिए मीडिया भी हमारा सहयोग करे। मीडिया में काफ़ी प्रचार प्रसार करते हैं तो उससे जनता पर प्रभाव पड़ता है। जैसे महिलाओं को पढ़ा रहे हैं, महिला शिक्षा अब खूब पढ़ाने लगे, पहले नहीं पढ़ाते थे, बताओ। तो एक नारी सशक्तिकरण का क्या है, एक बहुत बड़ा जो है अद्वितीय उदाहरण है ये नारी शिक्षा।
तो हमारे क्या है, अब जैसे चाहे हम नौकरी के लालच में सही पर पढ़ा रहे हैं, नारी आगे बढ़ रही है, अपने अधिकार को जान रही है, समझ रही है, तो खुद महिलाएं भी जो है अपने आप में समर्थ बन रही है, हमारा समाज भी उनका सहयोग कर रहा है। लेकिन फिर भी हमें सुझाव में लिखना है कि अभी हमारे समाज को, जैसे हमारे कुछ अभी बातें, जैसे पुरुष प्रधान समाज, आज भी हमारे पुरुष प्रधान समाज है। सरकार इतना करती है कि भई आप महिलाओं के नाम पर ये करोगे तो आपको ये छूट मिलेगी, महिलाओं के नाम पर ये करोगे तो ये छूट मिलेगी, महिला मुखिया का कार्ड बनाओगे तो आपको ये सुविधा मिलेगी। उसके बावजूद भी हमारे कहीं न कहीं हमारी मानसिकता में और क्या छाया हुआ है? कहीं न कहीं ये छाया हुआ है कि हमारा पुरुष प्रधान समाज है। तो हमारी ये जो पुरुष प्रधान समाज की जो मानसिकता है, ये हमें बदलनी होगी। ये लिखे, साथ ही प्रशासन को भी कड़े नियम बनाने होंगे, उनकी अनुपालना करवानी होगी। इसके साथ-साथ हमारा जो मीडिया आदि है, उस पर हमें व्यापक प्रचार-प्रसार करना होगा। ठीक है ना? तभी जाकर के हमारे नारी सशक्तिकरण की अवधारणा सफल होगी। तो इस प्रकार से ये जो हमारे बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर आप जो है ध्यान दें। ठीक है ना? और जैसे भी संभव है, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो या फोर्थ पेपर की तैयारी पूरे जोर शोर से आपके चल रही है। आप जुड़िए आराम से, लक्ष्य आरएस क्लासेस से आप जुड़ जाइए। ठीक है ना? आप जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर रखा है, वो जुड़िए, जिन्होंने नहीं किया है वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं, ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम आए तो आराम से यहाँ आ सकते हैं। मेरी क्लास नियमित हो रही है, तो आप आराम से यहाँ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई? तो आज का अपन यहीं पर रखते हैं, फिर अगली क्लास में और ऐसे ही मैं दूसरी चीज बताऊंगा आपको।